मेरा दिमाग खराब हो रहा था। जब मैं बाहर आया तो कैसर खान जाग रहा था। मैंने कैसर खान से पूछा कि क्या उसने दानिया को देखा है। महोदय, मैं खुद हैरान था। दानिया बेटी इस हिस्से में गई है। उसने घर के पुराने हिस्से की तरफ इशारा किया और मैं उसकी तरफ भागा। क्या हुआ साहब? ये कहकर मेरे पीछे कैसर खां आ गया। मैंने उसे नहीं रोका और पुराने हिस्से में भाग गया। अंदर कदम रखते ही मैंने दानिया को एक बार फिर आवाज़ दी। क्या शरारत है दानिया? कहाँ हो तुम? सामने आ जाओ दानिया। लेकिन हर तरफ एक रहस्यमयी खामोशी थी। फुसफुसाहट भी नहीं सुनाई दी। मैंने आगे बढ़कर एक एक करके कमरों की तलाशी ली। फिर जब मैं एक कमरे में पहुंचा तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। यह मेवों की आवाज़ थी। मैं पीछे मुड़ा और देखा कि एक खूबसूरत सफ़ेद बिल्ली एक कंगनी पर बैठी मुझे देख रही है। जब मेरी नज़र उससे मिली तो उसने एक बार फिर अपने मुंह से हल्की सी आवाज़ निकाली। मैं गुस्से से उसकी ओर बढ़ा जैसे उसने मेरी हालत भांप ली हो। बहुत लंबी छलांग लगाकर वह एक खिड़की के पास पहुंची और फिर अगले ही पल वह खिड़की से बाहर चली गई। मैंने फिर दानिया को आवाज़ देना शुरू किया। तभी बाहर से कैसर खान की आवाज़ आई। सर साहब, अचानक ऐसा लगा जैसे कैसर खान को कुछ हो गया हो। उनकी आवाज़ें बहुत अजीब थीं। मैं जल्दी से दरवाजे से बाहर आया तो देखा कि कैसर खान की गर्दन टेढ़ी थी और उसका एक पैर उठा हुआ था। यह ऐसा था जैसे किसी ने उसके गले में हाथ डाला हो और उसे नीचे गिराने की कोशिश की हो और फिर एक जोरदार आवाज़ हुई। कैसर खान करीब 3-4 फुट दूर जाकर दीवार से जा टकराया। उसके मुंह से खून खौल रहा था। कैसर खान, मैंने उसे आवाज़ दी और कैसर खान ने सहारा देकर उठने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जबड़े पर भूसा मार दिया हो। मैं कांप रहा था लेकिन डर के मारे नहीं, क्योंकि मैं एक अजीब सी उत्तेजना के साथ आगे बढ़ा और हवा में मुक्के मारने लगा। आगे आओ और मुझसे लड़ो, आगे आओ, तुम कौन हो, आगे आओ। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अचानक पीछे हट गया हो। कैसर खान वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका कुछ खास असर नहीं हुआ। उसके मुंह से खून निकल रहा था जो निश्चित तौर पर घूंसों का नतीजा था। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और मेरी तरफ देखने लगा। मैं दरवाजे की तरफ भागा। बाहर आओ और मुझे दिखाओ कि तुम कौन हो। मैं कुछ पल दरवाजे के पास खड़ा रहा और फिर गुस्से के मारे कमरे में इधर उधर घूमने लगा। कैसर खान अपने मुंह से आ रहे खून को साफ कर रहा था। वह बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन वह एक बहादुर व्यक्ति था। जब कोई आवाज़ नहीं आई तो मैंने दानिया को फिर आवाज़ लगाई। मैंने भी सभी कमरों में देखा, लेकिन छोटी बेटी यहाँ नहीं है, हालांकि मैंने उसे यहाँ आते देखा। मेरा हाथ थाम लो और कैसर खान, मैंने कहा, और उसने बाहर पहुंचकर मेरा हाथ पकड़ लिया। आपको दर्द हो रहा है? अरे नहीं सर, कोई बात नहीं, जो चाहो कह लो, कैसर खान तेरा नौकर है। कैसर खान ने उसके सीने पर हाथ रखा और कहा। उसके बाद मैं कैसर खान के साथ एक कमरे से दूसरे कमरे में गया और मैंने सारा घर खंगाला, लेकिन दानिया वहां नहीं थी। हालांकि वह फीकी अप्रिय गंध जो कच्चे मांस की तरह सड़ने लगी थी, यहाँ भी फैली हुई थी। कैसर खान अब भी मेरे साथ था और उसके व्यवहार में भय का कोई चिन्ह नहीं था। मैं पूरे घर का मुआयना करने के बाद बाहर निकला। कैसर खान, तेरे मुंह पर चोट लगी है। हाँ साहब, मैं बस पानी से कुल्ला करूंगा और फिर सब ठीक हो जाएगा, कैसर खान ने निडरता से उत्तर दिया। तो आगे आओ। कुछ पलों के बाद मैं उनके स्थान पर पहुंच गया। चाय का पानी रखा था साहब, खराब हो गया होगा, इसलिए मैं फिर से पानी रखता हूँ। पहले तुम अपना हलिया ठीक करो और यह बताओ, और तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी है? नहीं साहब। कैसर खान, मुझे अंदर देखने दो। जैसा कहो वैसा बोलो। क्या अब मैं चाय बनाऊं? हाँ, तुम चाय बनाओ, मैं अभी आता हूँ। मुझे रात की घटना याद आ गई। मैं सोच ही रहा था कि शायद रात की तरह ही दानिया फिर अंदर पहुंच गई है। ये सोचकर मैं भीतर की ओर चल दिया और गलियारे में प्रवेश कर गया, लेकिन सामने हीरा और सुल्ताना को देखा, जो घबराए हुए तेज कदमों से चल रहे थे। क्या आपने दानिया को देखा? दोनों ने प्रश्न पूछे और मैं स्थिति को समझ गया। दानिया के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला था। पीछे से ताया, अबू और मामा भी आते दिखे।
मम्मा की हालत बहुत खराब थी, उनकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ, कुछ पता चला, कहाँ गई वो? मामा ने मुझे देखते ही पूछा। नहीं मम्मा, कुछ पता नहीं चला, मैंने उत्तर दिया। मम्मा सिसकने लगी। ताया अबू ने उसका साथ देते हुए कहा, नहीं भाभी, मत रो, भगवान ने चाहा तो वह वापस आ जाएगी, वह कहीं नहीं जा सकती। चलो उधर देखो। हम सब फिर तितर बितर हो गए। पता नहीं, हमीदा किसी काम से मेरे कमरे में गई थी और चिल्लाती हुई वापस आई। ये है, ये दानिया बीबी है। यह आवाज सभी ने सुनी और हम सब कमरे की ओर भागे। दानिया सदमे में मेरे बिस्तर पर बैठी थी। उसने कुछ डरावनी निगाहों से हमारी तरफ देखा। मामा ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो दानिया? तुम बिना किसी को बताए यहाँ क्यों आई? दानिया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला पर बोल न सकी। मैं उसे दूर से देख रहा था और एक बार मुझे एहसास हुआ कि दानिया उस समय ठीक थी। न तो उसे दुर्गंध आ रही थी और न ही उसके चेहरे पर वह अजीब भाव था जो मैंने पहले देखा था। वह उत्सुकता से हर चेहरे को देख रही थी। मामा उसे उठाकर अपने कमरे में ले आए। क्या हुआ तुझे दानिया, कहाँ चली गई? भगवान की कसम माँ, मुझे नहीं पता कि मुझे अपने कंधों पर भार क्यों महसूस होता है। हो रहा मेरे कंधे भी दुख रहे हैं मम्मा, मुझे क्या हो गया है? कल से अब तक मुझे कुछ याद नहीं है। दानिया कहने लगी कि उसे वह समय याद है जब मैं बाहर क्यारी में फूल लेने जाती थी। दानिया ने कहा कि मैंने कुछ फूल तोड़े थे और वे मेरे हाथ से गिर गए और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं दूसरी दुनिया में हूँ। मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कल से अब तक कुछ भी याद नहीं है। भगवान के लिए मुझे बताओ, मुझे क्या हुआ है? क्या मैं बीमार हूँ? ताया अबू ने आगे बढ़कर कहा, नहीं बेटा, कभी कभी ऐसे चक्कर आ जाते हैं, कोई खास बात नहीं है, आराम करो। मैं डॉक्टर इश्तियाक को फ़ोन करता हूँ, वह आएंगे और आपसे मिलेंगे। ताया अबू कमरे से चला गया।